हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपनी स्टार्ट करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट इज वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या होता है, क्यों दरकार होता है, किस किस केसेस में दरकार होता है, एंड देन वी हैव वन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व, ये सब रहे तो अपने क्या करेंगे उसमें। तो ये दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, एंड देन इसका प्रॉपर टाइम इस टाइम आपको दोनों चीज़ का मिल जाएगा। आई वॉन्ट बोथ द टॉपिक्स टू बी डन इन वन वीडियो, क्योंकि बहुत छोटा छोटा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। ये दोनों ही टॉपिक जो है ना, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, ये चारों ही चीज में काम लगता है। ये रिकंस्टिट्यूशन जब होता है ना, ये चारों ही चीजों में ये जो है दोनों ही कंसेप्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं इसको मैं बोल सकता हूँ ये कॉमन टॉपिक है। सो बाद में मैं जब रिटायरमेंट कराऊंगा, डेथ कराऊंगा, तो फिर इसको अलग से डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, अब एक फर्म में ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। अब ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन दिया रहता है? पुराने पार्टनर्स जब बिजनेस स्टार्ट किए रहते हैं तब देते हैं, ठीक है। तो मान लो किसी ने बिल्डिंग, किसी ने लैंड, किसी ने प्लांट एंड मशीनरी, किसी ने फर्नीचर, ये सब इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब आज रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, मान लो अभी के लिए एडमिशन होने वाला है, तो ए और बी ने कुछ एसेट्स लगा के रखे हुए, एंड देन जब सी जुड़ना चाह रहा है तो उस केस में ए एंड बी क्या बोलेगा, देखो मेरे कुछ कुछ एसेट्स जो है ना उसका वैल्यू बढ़ गए, तो तुम आ रहे हो ना, मेरे बढ़ा हुआ वैल्यू के बेसिस में मेरे को पैसा दो। तो उसने वाला बात तो सही है, क्योंकि बाद में जाके मेरे को ये बढ़ा हुआ वैल्यू का बेनिफिट मैं उठाऊंगा, और ये तो अपना अकाउंटिंग का ड्रॉबैक है। अपने मार्केट वैल्यू में चीज़ों को रिकॉर्ड कर नहीं सकते, अपने को हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जिस वैल्यू में खरीदा गया था उसी में ही रिकॉर्ड करते ओरिजिनल कॉस्ट में। तो यहाँ पर एक दिक्कत आ गई कि ए और बी जो पुराने पार्टनर्स थे वो चाहते हैं कि कुछ कुछ एसेट जिसका वैल्यू बढ़ गया उसके हिसाब से रिकॉर्ड करो, और वहीं पर जो इनकमिंग पार्टनर वो बोला देखो कुछ कुछ एसेट्स का तो वैल्यू गिरा भी है ना, तो जो गिरा हुआ वैल्यू है उसको भी तो कंसिडर करो, नहीं तो मेरा तो लॉल हो जाएगा। वो भी बात सही है। तो दिस ब्रिंग्स अ रिक्वायरमेंट दैट ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपने को क्या करना चाहिए, रीवैल्यू करना चाहिए। और इसके बीच में जो भी फायदा या नुकसान होता है किसके बीच में बांट देना चाहिए, पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट देना चाहिए, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स ने ही कंट्रीब्यूट किया था, इसमें नए पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना देके रखा हुआ है मेरे पास, 10 लाख रुपया देके रखा हुआ है। अब इन सब बुक वैल्यू मतलब ये बैलेंस शीट में इतना में दिख रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना में दिख रहा है, मतलब ये क्या है, बुक वैल्यू बोलते हैं इसको। अब इसका जो मार्केट वैल्यू है ना, कोई कभी ज़्यादा भी हुआ हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो मान लो अभी के डेट में कुछ मार्केट वैल्यू इसका निकल रहा है, सो लेट मी राइट इट डाउन। तो यहाँ पर देखो, अपने यहाँ पर लिख दिया मार्केट वैल्यू, मतलब इस एसेट्स को यदि मैं अभी के डेट में मार्केट में जाके बेचना चाहूँ तो मेरे को ये वैल्यू मिलने वाला है, MV मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, बिल्डिंग का वैल्यू मेरा सर बढ़ गया है, लैंड का वैल्यू भी मेरा बढ़ गया है, फर्नीचर का वैल्यू मेरा क्या हो गया सर, डिक्रीज हो गया है। टाइपराइटर तो मेरे पास था ही नहीं, बुक में 0 रुपीस लिखा हुआ था, मैं जैसे गोडाउन में देख रहा था ना तो मेरे को एकदम स्टोर रूम में दिख गया, तो इस केस में मेरा इसका बुक वैल्यू कितना हो जाता है, एक्चुअली में 0, मैं बुक में से था ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते रहता है तो मैंने इसको बोल दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट था ही नहीं। अभी उसको मैं बेचने जाऊंगा तो कितना, 2000, मतलब पहले था 0, अभी कितना हो गया 2000, ये भी बढ़ गया है। ये जो ट्रक दिख रहा है आपका, इसका कितना हो गया, 4 लाख रुपीस होके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका वैल्यू डिक्रीज हो गया है। और बैंक लोन कितना था, 1 लाख था, वो 1,20,000 हो गया है, तो इसका मतलब बैंक लोन बढ़ गया है। ये मेरा जो है ना, ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है, ये मेरे को देना है। और बाकी सारे ये चीज़ें क्या है, मेरे एसेट्स है। जब एसेट बढ़ता है ना, अच्छी चीज़ है, खुशी होना है, बढ़ गया, फायदा हो गया, फर्म का फायदा हो गया, ठीक है। तो इस केस में भी फायदा हुआ, इस केस में भी फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा नुकसान हो गया, फर्नीचर के केस में, टाइपराइटर के केस में फिर फायदा हो गया, फिर ये ट्रक के केस में क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो कहीं पर फायदा हुआ है, कहीं पर नुकसान हुआ है। ये फायदा या नुकसान का एक नेट इफेक्ट निकालना है आपको, और नेट इफेक्ट निकाल के आपको क्या करना है, पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। किन चीजों का, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। इज दैट क्लियर? अब मान लो यहाँ पर बिल्डिंग का जो मेरा वैल्यू बढ़ के रखा हुआ है, तो मैं बिल्डिंग का तो अकाउंट डेबिट कर दूंगा सर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सर 2 लाख से बढ़ गया, 2 लाख तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पर मेरे 3 एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा था, जब बढ़ रहा था मैंने उसको सर, जब एसेट्स बढ़ते हैं ना डेबिट करना होती है, 11 में सीखा हुआ है सर। क्रेडिट भी तो कुछ करना पड़ेगा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब जब डेबिट कर रहे हो तो वहां पर कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्रेडिट। 3,52,000, 52,000,
ठीक है। सर क्या करेंगे? इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द एसेट्स हैव बीन रीवैल्यूड। तो अपने यहाँ पर लिखते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं। तो समझ में, जब भी एसेट बढ़ेगा, फायदा हुआ, और उस फायदा को रिकॉर्ड करने के लिए मैं कौन सा अकाउंट यूज करने वाला हूँ? रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज करने वाला हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज माय प्रॉफिट एंड व्हाट इज माय लॉस, व्हिच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू होम? अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। अब सर उसी हिसाब से देखो तो फर्नीचर का कम हो गया, ट्रक का कम हो गया, तो लिखते हैं कम होने से क्या होता है सर? टू फर्नीचर, टू ट्रक। सर कुछ तो डेबिट करना पड़ेगा। क्या करेंगे डेबिट? डेबिट अपने सर रिवैल्यूएशन को करते हैं। ये क्यों घट रहा है? ये क्योंकि रिवैल्यूएशन के कारण घट रहा है। फर्नीचर 4000, ट्रक 1,04,000। मैंने जो ये फायदा या नुकसान जो हुआ ना, उसको मैंने कैसे किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक नया अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट किया। सर एक लाइबिलिटी भी दिख रहा है, लाइबिलिटी बढ़ गया। मतलब पहले मेरे को 1 लाख देना था, अभी फॉर एनी रीजन मेरे को 1,20,000 रुपया देना पड़ा। तो लाइबिलिटी बढ़ जाने से फर्म के लिए क्या हुआ? घाटा हुआ, नुकसान हुआ। चलो करते हैं। टू बैंक लोन, लाइबिलिटी बढ़ जाने से क्रेडिट हो जाता है। और डेबिट क्या होगा सर? ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब जब जब नुकसान होगा तब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। जब जब फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होएगा। ठीक है। और अल्टीमेटली इसका जो नेट इफेक्ट है किसके बीच में बांट देता हूँ? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देता हूँ। ये जर्नल से भी ना बेहतर तरीका से आपको समझ में आता है जब आप इसको लेजर के हिसाब से देखते हो। तो आई विल शो यू इट। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ, ये कौन सा नेचर में? नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर मतलब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं फायदा या नुकसान लिखता हूँ। डेबिट साइड में क्या लिखता हूँ? नुकसान। और क्रेडिट साइड में क्या लिखता हूँ? फायदा। ठीक है। जैसे मेरा क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था। तो जब भी डिक्रीज इन एसेट होगा वो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। जब भी इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। इससे मेरा क्या होता है? नुकसान होता है। एसेट का वैल्यू घटने से या लायबिलिटी बढ़ने से नुकसान होता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना से फायदा या नुकसान हुआ वो लिखना है, नॉट कि अभी का वैल्यू कितना है, वो नहीं चाहिए मेरे को। कितना से फायदा हुआ या कितना से नुकसान हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे देखो क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? अपने फायदा लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। इंक्रीज इन एसेट हुआ तो, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था, मतलब जिसका वैल्यू 0 था। अभी के केस में मेरा टाइपराइटर था, ठीक है, उसको मैंने दिख गया तो मेरा फायदा हो जाता है। ठीक है। अभी देखो, अभी भी बुक्स में टाइपराइटर बोला, लैपटॉप का ज़माना आ गया। बोलना ही है तो भाई स्टोर रूम से लैपटॉप निकल गया बोलना चाहिए ना इन लोगों को। अभी भी टाइपराइटर में अटका हुआ है। ठीक है। बुक में टाइपराइटर है तो मैंने भी टाइपराइटर ही ले लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना से फायदा हुआ ये यहाँ पर लिखना पड़ता है। सो अल्टीमेटली इसका जो नेट इफेक्ट होता है ना, या तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा या तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आएगा। जो भी हो, मैंने इधर सेट कर दिया है, दोनों में से एक ही रहेगा। जो भी हो वो पुराने पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। ये कौन है? ये ओल्ड पार्टनर्स है। ठीक है। तो ऐसे करके बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? यदि मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको यदि मैं जर्नल में दिखाऊं तो ऐसे। यहाँ पर मेरा अभी क्या, जैसे एग्जांपल में देखो 3,52,000 का क्या हुआ है? मेरा प्रॉफिट हुआ है अभी तक। एंड 1,20,000 का क्या हुआ है? मेरा नुकसान हुआ है। तो नेट में क्या हो गया मेरा? 2,32,000 का क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट का हकदार कौन है? पुराने पार्टनर से। तो मैं इसको बांट दूंगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बांटूंगा। और किसको मिलेगा ये पैसा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर मेरा तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, कुछ पार्टनर्स ABCD मैंने लिया नहीं है, ना ही कुछ रेशियो दिया हुआ है। उस जो पुराने रेशियो में बढ़ जाता है। इस केस में 2,32,000 का हुआ और ये 2,32,000 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ऑब्वियसली इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। आई होप आई मेड इट क्लियर। तो यहाँ पर देखो, इस केस में 1 जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री और यहाँ पर 3 जर्नल एंट्री। और लास्ट में जो नेट इफेक्ट होता है ना, प्रॉफिट या लॉस, वो अपने को क्या करना पड़ता है? बांटना पड़ता है। मैंने किस जर्नल एंट्री में फोकस किया ना, वैसे तो आपको यहाँ से अकाउंट से भी समझ में आ जाता है, लेकिन आजकल पूछता ज़्यादातर जर्नल एंट्री है। ठीक है। तो घबरा मत जाना, जर्नल एंट्री कोई दिक्कत नहीं है। फायदा होगा रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, लॉस हो रहा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना है। सर इसको आप तीनों बिल्डिंग अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, लैंड अकाउंट टू रिवैल्यूएशन कर सकते थे? कर सकते थे। एक साथ कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल फील हो। ये हो गया रिवैल्यूएशन का कहानी। अब चाहते हो तो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन भी हम लोग करके देख सकते हैं जर्नल एंट्री पास करते हुए, कि क्या लैंग्वेज पूछता है, कैसे करके ये घुमाने का कोशिश करता है अपने को। ठीक है। सो विल डू दैट एंड देन विल जंप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अच्छा, लेट अस सी सम
क्वेश्चंस, कैसे टाइप के वेरिएशंस आ सकते हैं लैंग्वेज वाइज। वैसे तो हम लोग को हर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, बट फिर भी एक वार्म अप के लिए मैं एक बार यहाँ पर सिखा देना चाहता हूँ। सो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय मतलब इतना से बढ़ रहा है, 2 लाख से बढ़ा हुआ है। बुक वैल्यू कितना था 1,50,000, मतलब अब भी का वैल्यू कितना हो जाएगा मार्केट वैल्यू, इस केस में सर मार्केट वैल्यू हो जाएगा 3,50,000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख से बढ़ गया। ठीक है, तो अपनी एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बढ़ गया 2। सर क्या अकाउंट को यूज करने वाले, रिवैल्यूएशन। सर कितना से बढ़ा, 2 लाख से। अब नैरेशन तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लेना एग्जाम में, लिख देता हूँ फर्स्ट के लिए। और नंबर 2 देखते हैं, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू। ये ध्यान देने वाला चीज है, यहीं पर मार खा देगा। सारा सेंटेंस सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 का मतलब क्या हो गया, इतना पहुंच गया है। तो पहले कितना था 1,50,000, और अभी का मार्केट वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा मार्केट वैल्यू इज 2 लाख रुपीज। ठीक है, इसका मतलब कितना से बढ़ा सर, 50,000 से सिर्फ बढ़ा है। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बढ़ा तो है सर, लेकिन कितना से बढ़ा है, 50,000 से बढ़ा है। टू रिवैल्यूएशन 50-50। नरेशन आप लोग लिख ही लेते हैं। सब थर्ड केस में क्या है, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, मतलब जो बुक वैल्यू में जो 54,000 देके रखा हुआ है ना बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कम देके रखा हुआ है, अंडर वैल्यूड है। ये सिर्फ 90% दिखा रहा है। एक्चुअली में सारी चीजें तो 100% में होने चाहिए ना, लेकिन ये 10% कम दिखा रहा है बुक वैल्यू में। एक्चुअली इसको ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन 10% कम दिखा रहा है। तो 90% के हिसाब से ये कितना है, यदि 90% 54,000 रुपीज है, तो इसका मतलब 100% कितना हुआ, जो कि कितना देगा आपको, परसेंटेज कैंसिल, 0 कैंसिल, 9 1 9 6 0 0 0 60,000। सो एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, 60,000। इस लैंग्वेज में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अंडर वैल्यू देखते वो लोग को लगता है कि वैल्यू गिर रहा है, नहीं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू है वो क्या है, वो कम दिखा के रखा हुआ है। तो अब उसका रियल वैल्यू कितना होना चाहिए था, 60,000 रुपीज। इस 60,000 रुपीज को मैं क्या करने वाला हूँ, कंसीडर करने वाला हूँ। इस हिसाब से क्या हो गया, मेरा 6,000 से वैल्यू बढ़ गया मतलब फायदा हो गया। इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना से सर, 6,000 रुपया से। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ओवर वैल्यूड बाय 10% का मतलब क्या हो गया कि ये जो 66,000 दिखा रहा है ना, वो क्या है, 110% है, 10% ज्यादा दिखा रहा है। एक्चुअली में इसको कम होना चाहिए था, ये 110% दिखा रहा है। तो यदि 110% आपका 66,000 रुपीज है, तो इसका मतलब 100% कितना होगा, 60,000 रुपीज होना चाहिए। इसका मतलब 6,000 से ज्यादा दिखा के रखा हुआ है, और उसको अब भी के वैल्यू में लाना है तो 6,000 कम करना पड़ेगा, मतलब मेरा नुकसान हो जाएगा 6,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, as in the books it was overvalued by 10%. So fifth देखते हैं, furniture appearing in the books at rupees 50,000 is taken over by partner। अभी कोई भी ले जाए ना, अपने को क्या दिक्कत है, खरीद दो बेच दो, अपने को अभी रिवैल्यूएशन से कंसर्न है। अभी का वैल्यू कितना है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। टेकन ओवर बाय पार्टनर सीमा फॉर ₹30,000, ठीक है, उसका एक अलग एंट्री होगा, ठीक है, बट देन मेरे को रिवैल्यूएशन के लिए कितना हुआ, 50,000 का चीज जो था वो अभी 30,000 में कंसिडर किया जा रहा है, मतलब 20,000 से घट गया। तो फर्म के लिए रिवैल्यूएशन करते समय नुकसान हुआ 20,000 का। फर्नीचर अकाउंट 20,000। अरे गेटिंग इट। नंबर 6 में देखते हैं क्या है। ओल्ड कस्टमर है, एक पुराना कस्टमर है, उस अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ, अरे हटा दिया था मैंने उसका अकाउंट को। वो प्रॉमिस कर रहा है मेरे को 15,000 रुपया देगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट 25,000। ये 25,000 लिए मेरे लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया था, जीरो कर दिया था। ठीक है, कभी 1-2 साल पहले जब उसका नियत खराब हुआ होगा, मैंने बैड डेट मान लिया था। अभी क्या हो रहा है, 15,000 का बैड डेट रिकवरी हो रहा है, ठीक है, वो देना चाह रहा है। तो मेरा डेटर्स जो है बढ़ गया, कितना से, 15,000 से बढ़ जाएगा, वो देगा मेरे को आके, वो पुराना कस्टमर देना चाह रहा है। तो ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सर 25,000 था 15,000 आ गया, ऐसा नहीं, मैंने पहले उसको सब हटा दिया था 1-2 साल पहले ही, बैड डेट हो चुका था वो। अभी आके वो 15,000 भी दे देना, वो तो जीरो कर दिया था मैंने, वो पूरा का पूरा 15,000 मेरे लिए क्या है, फायदा है। नेक्स्ट नंबर 7 में, अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ₹20,000 इज सेटल्ड और पेड एट ₹60,000। मतलब एक लाइबिलिटी था, मेरे को 20,000 रुपया किसी क्रेडिटर्स को पे करना था, उसको मैंने बोला कि भाई 16,000 रुपया मैं दे दूंगा, हिसाब किताब नक्की करो, अब उसके ऊपर दूंगा नहीं। तो 4,000 का मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया।
ठीक है, रिवैल्यू करते समय उस मोमेंट में मेरे को सेटअप करते समय 4,000 का फायदा हो गया, तो ठीक है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट मैंने 16,000 का पेमेंट कर दिया, और टू रिवैल्यूएशन मेरा 4,000 का फायदा हो गया रिवैल्यू करते समय। मैं चाहता अलग अलग एंट्री कर सकता था, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4,000। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वो रिवैल्यूएशन नेचर का वो एंट्री नहीं है, मेन जो रिवैल्यूएशन वाला जो एंट्री है यहाँ पर 4,000 का जो मेरा फायदा हो रहा है। नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ ₹2,000 इज नॉट लाइकली टू बी मेंटेन। मेरे को लग रहा था कि मेरे को कोई डेटर्स जो है ना वो मेरे को पैसा नहीं देगा, तो मैंने एक प्रोविजन बनाया था 2,000 रुपया का। अब मेरे को लगता है कि उस प्रोविजन का दरकार नहीं है, उस आदमी का नीयत सुधर गया है, दिन दशा थोड़ा अच्छा है, अब वो शायद वो मेरे को पैसा देगा। प्रोविजन मतलब एस्टिमेट, फ्यूचर एक्सपेंसेस को लेकर मेरा एस्टिमेट था, लेकिन अब मेरे को पूरा पैसा मिलने का सीन दिख रहा है। तो जो प्रोविजन जो था ना वो बनाने का दरकार नहीं है, तो मेरा क्या हो गया, फायदा। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो ये भी मेरा हो गया। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट कब कब होगा वो मेरे का समझाने का टारगेट था, और जो आप बिलीव आपको समझ में आ गया। इसको यदि मैं लेजर पोस्टिंग भी करना चाहूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप जितने भी जो डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है वो यहाँ पर लिख देते डेबिट साइड में, और जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है वहाँ कहाँ लिख देते, क्रेडिट साइड में लिख देते किसके कारण से हो रहा है। और अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस को बांटना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरे को वो प्रॉफिट लॉस बांटने का इंटरेस्ट नहीं था। मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव ये था कि मेरे को ये समझा पाऊँ कि देखो इस केसेस में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, इस केसेस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, और कितना से हो रहा है, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, प्रोविजन, ये सारे केसेस का। ठीक है, तो आई बिलीव आपको रिवैल्यूएशन क्लियर हो गया। आप टेंशन मत लो, हम लोग एडमिशन के जितने भी क्वेश्चन करेंगे, रिटायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन करेंगे, डेथ करेंगे, हर जगह रिवैल्यूएशन आएगा ही आएगा। तो बार बार ये आते रहेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वो उल्टी आ रहा है रिवैल्यूएशन से, अपना देख के ना आँख बंद करके ABCD जैसा बोलने लगे होंगे। ठीक है, इतना बार करने वाले अपने। तो इतना समझने के बाद अब समझते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब कुछ भी अच्छी चीज़ें, खराब चीज़ें जो आपको बैलेंस शीट में दिख रही हैं, जो कि शायद पुराने पार्टनर्स का होना चाहिए था, आपको बांट देना चाहिए था पुराने पार्टनर्स के बीच में, आपने बांटा नहीं है, रखा हुआ है, बाद में बांट लूंगा, कभी कर लूंगा। जैसे रिजर्व बांट देना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बांट देना चाहिए था पुराने पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, कुछ फ्री रिजर्व है जिसका कुछ काम नहीं हो, बांट देना चाहिए था, लेकिन आपने बांटा नहीं, मैं बाद में बांट लूंगा, बाद में बांट लूंगा। कुछ लॉसेस होके रखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होके रखा हुआ है, कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कुछ बैलेंस शीट में परचेज किया हुआ गुडविल है, ये सब खराब चीज़ें जो कि आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए था अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, आपने किया नहीं, उसको ऑन द डेट ऑफ रिकंसिलिएशन कर ही लो, नहीं तो वो मानेगा नहीं न्यू पार्टनर। और जो अच्छी चीज़ें हैं तो मैं उसको क्यों दूँ, मैं आपस में ले लूँगा। तो इसीलिए ना होता क्या है यहाँ पर, ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन अपने को क्या करना है, जितने भी अच्छे चीज़ें, खराब चीज़ें, जिसको मैं बोलता हूँ पुराना पाप पुराना पुण्य, जितने भी पुराने पुण्य किया हुआ है पुराने पार्टनर्स में बांट दो, जितने भी पुराने पाप दिखेंगे आपको पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट दो। किस रेशियो में सर, ऑब्वियसली पुराने रेशियो में। ठीक है, तो सर पुराने पुण्य में क्या क्या दिख जाता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये है प्रॉफिट बैलेंस एक्चुअली। अदर फ्री रिजर्व, कोई भी फ्री रिजर्व हो जिसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, वो फ्री पड़ा हो, उसका कुछ पर्पस नहीं, स्पेसिफिक नहीं है, वो भी क्या है, पार्टनर्स के बीच में बांट दो। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और यदि कुछ भी पुराने पाप है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे, ठीक है, ये सब चीज़ों को क्या कर दो, आप बांट दो अगेन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, राइट ऑफ कर दो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है या PL का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया, ये सब ओल्ड पार्टनर्स भुगतेंगे इन ओल्ड रेशियो। ये पुराना पाप पुराना पुण्य का ट्रीटमेंट है, एकदम बेसिक सा है, लेकिन आपको एक बार करना पड़ेगा। क्वेश्चन यदि ना भी बोले तो आपको देख लेना वहाँ पर बैलेंस शीट में ये पुराने पाप वाले आइटम्स और पुराने पुण्य वाले आइटम्स है कि नहीं है। ये मैक्सिमम आइटम्स दे दिया मैंने, इससे ज़्यादा आइटम्स होते तो नहीं है अपने 12th लेवल में। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन करके अपने इसको रैप अप कर देते हैं। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। ऑन 1st March 2024 they admitted Sohan as a new partner for 1/3 share in the profits of the firm। ठीक है, they fixed the new profit sharing ratio as 4:2:3। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ ₹32,000 डेबिट बैलेंस, मतलब ये क्या हो गया, आपका लॉस हो गया, पुराना पाप दिखा मेरे को। द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ ₹1 लाख, पुराना पुण्य दिखा। ठीक है, पुण्य दिख रहा है मेरे को। ठीक है, Soham is to bring 60,000 as premium for its share of goodwill. So your calculations clearly pass necessary, pass नहीं होता है, ये पास होगा
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। तो पुराना पाप को पहले बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे सर? इसको खत्म करना है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब राम एंड मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। सर कितना था? 32,000 था। सर किस रेशियो में? इसके पुराने रेशियो में। क्या है रेशियो? 4:1। सो 32,000 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया तुम्हारा 6,400, ये हो गया आपका 25,600। रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट एक तो पुण्य भी दिख रहा है मेरे को, द रिजर्व है 1 लाख रुपया का, ये भी पुराने पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाना चाहिए। नहीं सर, रिजर्व 1 लाख 4:1 में बटेगा तो कितना हो जाएगा? 80,000 एंड 20,000 बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। अब नेक्स्ट क्या दिखा रहा है? सोहन इज टू ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब ये जो शेयर ऑफ गुडविल का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना है? 60,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके बीच में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सर कौन सैक्रिफाइस किया? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना, तब तो मालूम चलेगा कौन कौन सैक्रिफाइस किया। तो लेट अस फाइंड दैट। सर इसका तो आ गया गेन, माइनस में आ गया, माइनस में। इसका मतलब लेट अस सी पहले अब ये भी कितना देगा, मोहन भी कितना देने वाला है। फॉर 1/3 शेयर सोहन्स गुडविल 60,000, therefore goodwill of the firm into 3/1 is equals to 1,80,000। इसका मतलब m शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 into 1/45, 4,000 रुपीज इसका होने वाला है। तो लेट अस डू इट। ये वाला पैसा तो पूरा का पूरा कौन लेगा? राम लेगा। तो राम्स कैपिटल कितना रुपया? पूरा का पूरा 60,000 लेगा। एंड इसके साथ साथ जो वो गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? मोहन। मोहन भी देगा। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राम सेक्रीफाइस कर रहा है और इस केस में तो मोहन ने गेन भी कर लिया, तो मोहन देगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने का मेरे का एक ही ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हुए और जनरल रिजर्व को बांटते हुए। इसके साथ साथ मेरे को एक और नेगेटिव वाला जो क्वेश्चन है वो मिल गया कि मैं बार बार बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि सैक्रिफाइसिंग निकालने से मैं नेगेटिव वजह पैनिक मत लो। लेकिन मैंने 2-3 तो क्वेश्चन कर लिया है जहाँ पर अपने पैनिक नहीं हुए। ठीक है, सो यदि ऐसा हो भी जाता है तो क्या करना है? तो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस इसका कवरेज किया जा रहा है। अपने इस वीडियो में 2 चीज़ों को कवर अप किए। एक कवर अप किया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको समझाया, उसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी लिया। फिर हम लोगों ने किया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, ये सब के ऊपर भी हम लोगों ने किया। एंड इन दोनों का टाइम स्टैम्प मैंने दे दिया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।